ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम खर्राटों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक दर्शक कोटा से हमारे साथ जुड़ी है पूजा है। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। हेलो जी पूजा, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे एक चाचा जी हैं, उनको लगभग 15 सालों से पिछले प्रॉब्लम है खर्राटों की। पहले नहीं थी, अभी इधर 15 सालों से हो गई है। और मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कोई गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जैसे मैंने अभी भी बताया कि खर्राटों से एक गंभीर प्रॉब्लम होती है। बेसिकली खर्राटों के कारण जो सिवियर फॉर्म ऑफ खर्राटे हैं, उसमें एक लेवल ऑफ स्लीप अपने को ज़रूरी है बॉडी को रेस्ट देने के लिए। खर्राटों के कारण सांस का रास्ता तंग हो जाता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ते हैं और बॉडी के ऑर्गन्स रेस्ट नहीं करते। जब रेस्ट नहीं करते, जैसे हार्ट रेस्ट नहीं करेगा, तो हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रेन की खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता प्रॉपरली, तो ब्रेन की सेल्स को नुकसान होने की गुंजाइश होती है। और जो मोस्ट सिवियर फॉर्म है, जब रास्ता ज़्यादा ही तंग हो जाए, प्लाक्स बन जाए, तो स्ट्रोक होने की गुंजाइश होती है। और डायबिटीज़, जैसे पैनक्रियाज को रेस्ट नहीं मिलता, तो डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट होने की गुंजाइश होती है। ये सब प्रॉब्लम्स खर्राटों की वजह से हो सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बच्चों पर जिक्र कर रहे थे, खासतौर पर बच्चों को क्यों खर्राटे आते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिन बच्चों को आदतन रोजमर्रा लगातार खर्राटे आते हैं रात को सोते समय, तो क्या उनके पेरेंट्स को चिंता करने की ज्यादा जरूरत होती है डॉक्टर साहब, और या फिर इसे नेग्लेक्ट कर देना चाहिए? नहीं, जिन बच्चों को खर्राटे आती हैं, उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, अगर ब्रेन को बच्चों में भी अगर खर्राटे आती हैं, जैसे बड़ों में हम ये मानते हैं कि जो हम स्लीप स्टडी करते हैं, उसमें अगर 15 बार सांस रुकती है घंटे भर में, तो उसे नॉर्मल माना जाता है। पर बच्चों में अगर एक भी बार सांस रुकती है, उसे एबनॉर्मल माना जाता है। वो इसलिए कि अगर खर्राटे तो सिर्फ किसी कारण से सांस के रास्ते में रुकावट के कारण आएंगी। जैसे मैंने बताया कि एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स बड़े होते हैं नॉर्मली बच्चों में। जब वो नहीं मिल पाती, तो बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, वो लेवल ऑफ स्लीप नहीं ले पा रहा है, और उसके कारण ब्रेन की सेल्स को नुकसान होने की गुंजाइश होती है। दूसरा, बच्चे की जब नींद पूरी नहीं होती, तो वो दिन में उत्तेजित रहता है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है। और हाइपर एक्टिव चाइल्ड के कारण वो दिन भर और बच्चों से लड़ता है, भागा दौड़ी करता है। उसके कारण उसको ये एक्टिविटी करने के लिए भूख भी ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगती है तो खाना ज़्यादा खाता है, खाना ज़्यादा खाता है तो ओबेसिटी होती है, और फिर वो उसको और बढ़ावा देती है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। रुकावट तो दूर होनी बहुत ही ज़रूरी है बच्चों में भी। तो दर्शकों, अगर आपको भी खर्राटों की समस्या और समस्या का आप समाधान जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, बच्चों में आपने जिक्र किया कि इसे बिल्कुल भी एज एन ईजी नहीं लेना चाहिए, पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है, उनका जो बिहेवियर है, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर बच्चे खर्राटे लेते हैं तो रोजमर्रा में? वो मैंने जैसा आपको बताया कि जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो बच्चा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जब नींद पूरी नहीं हो रही, तो दिन में वो अटेंटिव नहीं रहेगा, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। और दूसरा, हाइपर एक्टिव बच्चा हो जाएगा, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हो रही, तो दिन में वो उत्तेजित रहता है, और उसके कारण ये सारी एक्टिविटीज उसकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, रचना जी हैं भीलवाड़ा से। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। हेलो सर, मेरे को पूछना था, जो मेरी मदर है, उनको रात में ज्यादा खर्राटे आते हैं और उसके बाद उनकी नींद उड़ जाती है, और फिर उनको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इसमें जो आप बता रही हैं कि खर्राटे आते आते सांस रुक जाती है, इसे ही स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसकी सबसे पहली ज़रूरत तो यह है कि उनकी जांच होनी चाहिए, स्लीप स्टडी, पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं उसे। उसमें ये पता चलता है कि कितनी बार घंटे भर में उनकी सांस रुकती है, उससे उनके दिमाग को ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है,
और बॉडी के और ऑर्गन्स पे क्या असर आ रहा है, और उस हिसाब से फिर इलाज होता है। कुछ इलाज होते हैं जो मैंने पहले भी बताए थे रुकावट दूर करने के। कुछ इलाज होते हैं जिनसे हम जांच करके और फिर पता चलता है कि किस हिस्से में रुकावट है, उस हिस्से का इलाज मतलब ऑपरेशन द्वारा या कुछ मशीनों के द्वारा दूर किया जाता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी रचना जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनको जवाब देते समय आपने जिक्र किया स्लीप एपनिया का। तो डॉक्टर साहब, स्लीप एपनिया होता क्या है और इसका जो इलाज है वो इलाज कैसे किया जा सकता है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। स्लीप एपनिया सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ खर्राटे हैं। जैसा उन्होंने बताया रचना जी ने, खर्राटे आते आते खर्राटे बढ़ती जाती हैं और एक स्टेज आती है जब सांस रुक जाती है। जब सांस रुकती है तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और वही फिर एकदम झटके से उठते हैं, फिर सांस लेना चालू करते हैं। ऐसी स्थिति कई बार 50-60 बार रात को बार बार उठने की क्रिया होती है, और इससे ये तकलीफ जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए थे स्लीप एपनिया के, वो हो सकते हैं। उसका इलाज जैसा मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले एक इलाज है जो नॉन इन्वेजिव है, जिसमें हम जैसे ही तालू पीछे की तरफ सांस रुकने लगती है, एक CPAP कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है, जो तालू को मिलने नहीं देता और प्रेशर जाता है, जिससे सांस का रास्ता खुलता है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे सांस में रुकावट नहीं होती और खर्राटे दूर होती हैं, स्लीप एपनिया दूर होता है। दूसरा, फिर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ जांचें होती हैं जिसमें हम नींद में लाके और फिर एंडोस्कोपी करके देखते हैं, जिससे कहते हैं ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी। उससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली किस हिस्से में रुकावट है। जैसे सपोज नाक में रुकावट है तो नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, साइड की दीवार में फुलावट हो सकती है, साइनसिस में इन्फेक्शन हो सकता है। उस हिसाब से इलाज किया जाता है। नाक की हड्डी सर्जिकली स्ट्रेट की जाती है। जिस साइड की दीवार में अगर फुलावट है, फोल्ड्स में फुलावट है, तो उन्हें रिड्यूस किया जाता है, और साइनसिस की तकलीफ को दवाइयों से या ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। तालू में अगर लचक ज़्यादा है तो उसको भी ऑपरेशन से सिकुड़ाया जा सकता है, और अगर ज़्यादा ही लचक है तो उसका साइज रिड्यूस करते हैं। उसे कहते हैं यूविलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी, एक सर्जरी होती है जिससे कर सकते हैं। तीसरा, अगर जबान के पीछे के हिस्से में रुकावट है, वो ज़्यादा मोटी है, तो उसको हम कई तरीके से ठीक कर सकते हैं। या तो कुछ ऐसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स पास करते हैं जिससे वो सिकुड़न पैदा करती है, या फिर उसका साइज भी रिड्यूस करा जा सकता है, और इस तरीके से इलाज किया जाता है। पर पहले असेसमेंट होना जरूरी है कि खर्राटे किस कारण से आ रहे हैं और किस हिस्से से आ रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि पहले असेसमेंट होना जरूरी है कि बीमारी किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश हैं राजसमंद से। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। मुकेश, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल कीजिए। एक मिनट, अपना सवाल कीजिए मुकेश। मुझे रात में खर्राटे बहुत आते हैं डॉक्टर साहब। खर्राटों के लिए जैसा मैंने समझाया कि खर्राटों का पहले असेसमेंट होना ज़रूरी है कि किस कारण से खर्राटे आ रही हैं, और उस हिसाब से फिर आपका इलाज हो पाएगा। पर खर्राटे आती हैं तो आपको किसी डॉक्टर से मिलना, मतलब कान नाक गला विशेषज्ञ से मिलके जानना ज़रूरी है कि खर्राटे आ क्यों रहे हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे आज का कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और खर्राटों से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उन्हें देने के लिए। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अवसर दिया कि मैं लोगों से चर्चा कर सकूँ। थैंक यू। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।